बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका में क्यों नहीं थम रहा अमरीकी लोगों का गुस्सा। अमेरिका में अब भी जारी है काले जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़की हिंसा। शिकागो में 2 की मौत। मुश्किल में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप ने दी सेना तैनात करने की चेतावनी। विरोधियों ने उठाए सवाल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में अमेरिका में मचे हंगामे के बाद, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 8,171 नए केस। 3,700 से ज्यादा ने दी बीमारी को मात। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 48% के पार। केंद्र ने कोरोना मरीजों पर रेमडेसिविर के इस्तेमाल को दी सशर्त मंजूरी। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी, दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना महामारी का होगा गहरा असर। विकासशील देशों में मुश्किल से ही होगा निवेश। अब तक दुनिया में सामने आ चुके हैं संक्रमण के 62,99,000 से ज्यादा केस। कोरोना वायरस से जूझते पश्चिमी भारत की दहलीज पर एक और खतरा। कल तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान निसर्ग। मौसम विभाग की चेतावनी, 110 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों को दिया मदद का भरोसा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर, सबसे ज्यादा यहीं टूटा है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का संकट, बेतहाशा बढ़ी बेरोजगारी, और इन सब के बीच वहां हो रही हिंसा, जो बीते 7 दिन से एक काले अमेरिकी की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर कई शहरों में हो रही है। कवर स्टोरी में पड़ताल, चुनावी साल में ये चुनौतियां राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कैसे बन गई हैं, एक चक्रव्यूह। कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, साल 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद से अब तक नस्लभेद को लेकर इतनी बड़ी हिंसा नहीं देखी गई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई और उसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में समाज की खाई को पाटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साल 2020 में अमेरिका में ऐसा होना सामान्य बात नहीं है। बीबीसी संवाददाता निक ब्रायंट की रिपोर्ट। अमेरिका में इस वक्त जो हालात हैं उसे आपातकाल की स्थिति कहना काफी नहीं होगा। 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद से ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर नस्लीय अशांति देखने को मिल रही है। अगर इन तस्वीरों को हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो ऐसा लगेगा मानो ये 60 के दशक की तस्वीरें हों। ये वो दशक था जब काले लोगों की समानता के लिए हुए संघर्ष को ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई थी। उस नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में भेदभाव का अंत हुआ था और काले अमेरिकियों को मतदान का अधिकार मिला था। लेकिन अभी कई काम बाकी थे। पुलिस की क्रूरता को कानूनन साबित करना हमेशा से मुश्किल रहा है। अफ्रीकी अमेरिकियों को वेतन के मामले में भी कभी समानता हासिल नहीं हुई। नस्लवाद एक जख्म है जो बढ़ता ही जा रहा है, और जब कभी ये बढ़ने लगता है तब ऐसी घटनाएं उसे दोबारा कुरेद देती हैं। फिर आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। सवाल ये है कि लोग कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे। कई लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका में पहले काले राष्ट्रपति के आने से नस्लीय भेदभाव का जख्म भरेगा। बराक ओबामा ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके कार्यकाल को उनकी त्वचा के रंग से जोड़कर देखा जाए। ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। This American carnage stops right here and stops right now. उनका राजनीतिक उदय तब शुरू हुआ जब उन्होंने ये विवाद छेड़ा कि क्या बराक ओबामा का जन्म अमेरिका में हुआ था। ये एक निराधार आरोप था। 2016 में उनकी जीत के कई कारण थे, लेकिन ट्रंप को बेशक एक काले राष्ट्रपति से नाराज गोरे मतदाताओं का वोट मिलने से फायदा हुआ। अमेरिका अभी एक साथ 3 संकट से घिरा हुआ है। एक तरफ है कोरोना महामारी जिससे हर रंग के लोग प्रभावित हैं। दूसरा आर्थिक संकट जिससे काले लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और तीसरा है पुलिस की क्रूरता से जन्मा नागरिक आंदोलन जिससे काले लोग ही प्रभावित हुए हैं।
नस्ल भेद अमेरिकी समाज का सच रहा है। इसलिए जो कुछ आज नजर आ रहा है वो कोई अपवाद नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें अमेरिकी इतिहास में खोजी जा सकती हैं। अब इन सब के बीच सवालों में घिरे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि उन्हें रोकने के लिए सेना तैनात की जा सकती है। साथ ही राज्यों से भी कहा है कि वो हिंसा पर रोक लगाने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करें, नहीं तो वो इससे खुद ही निपटेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भाषण दिया और उसके बाद वो व्हाइट हाउस से वॉशिंगटन की सेंट जॉन्स चर्च में पहुंचे। इस चर्च को भी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने वहां तस्वीर खिंचाई। वहीं लाफायेट चौक पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की जिम्मेदारी नेशनल गार्ड को दी गई, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगी कुछ दूर तक टहल सके। साथ ही पुलिस ने आंसू गैस और फ्लैश ग्रेनेड भी छोड़े। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि राजधानी में जारी प्रदर्शन शर्मनाक है। वहीं ऐसे मौके पर तस्वीरें खिंचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्वीट किया है और लिखा है कि ट्रंप अमेरिकी लोगों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक फोटो के लिए शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलवाई हैं। इस बीच फ्लॉयड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत को लेकर गैर इरादतन हत्या करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के शिकंजा कसने पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस बीच फ्लॉयड के भाई टेरेंस ने शांति की अपील की है। मैं जानता हूं कि आप सब नाराज हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरे जितना गुस्सा होंगे। तो अगर मैं चीजों को आग नहीं लगा रहा हूं और अपने समुदाय का नाम खराब नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे मेरा भाई वापस नहीं आने वाला। हिंसा और लूट को रोकने के लिए कई शहरों में रात के वक्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया। वहां पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं। शिकागो में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका का ताज़ा हाल बताने के लिए हमारे साथ वॉशिंगटन से सीधे जुड़ रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। विनीत, बराक ओबामा ने एक तरह से समाज की खाई को पाटने की कोशिश की, लेकिन क्या ट्रंप की धमकियां, उनकी सेना तैनात करने की बात इस खाई को और बढ़ा रही है? सारिका, यहाँ पर बात हो रही है कि क्या अमेरिका में भी ऐसा हो सकता है कि आंतरिक स्थिति से निपटने के लिए सेना को बुलाया जा सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है कि लोगों को समझाया बुझाया जाना चाहिए था, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन मिलिट्री बुलाने की बात से स्थिति और खराब हो रही है। फिलाडेल्फिया से खबर है कि वहां पर हजारों लोग सड़कों पर निकले हैं। एटलांटा में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इसके अलावा मिजूरी से खबर है, वहां पर 4 पुलिस वाले हैं, उन पर गोली चलाई गई, हालांकि उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। और न्यूयॉर्क से खबर है कि वहां पर कई बड़ी दुकानें हैं, उन्हें लूटा गया है। और जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि वो राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो एक चर्च में गए और वहां उन्होंने चर्च के सामने एक बाइबल हाथ में लेकर फोटो खिंचाई। तो उसे इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वोट बैंक है, उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया पर या फिर वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर उनको भगाया गया या फिर उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, ताकत का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर काफी क्रिटिसाइज हो रहा है। यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी की मेयर हैं, उन्होंने इसे शर्मनाक बताया है। तो ये स्थिति अभी यहाँ पर। विनीत, इसको क्या कहें कि सिर्फ ना ये काले लोगों का गुस्सा है, बल्कि इसमें कोरोना संकट, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, सब कुछ घुल मिलकर एक डेडली कॉकटेल सा बन गया है। जी हाँ, एक तो कोरोना को लेकर स्थिति है, लाखों लोगों की नौकरियां गई, इनफैक्ट 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। और उसके बाद से अभी जो स्थिति है, बिजनेसेस का जो हाल है, तो एक के बाद एक जो है स्थिति वो खराब हो रही है। और कई चीजों को यहाँ पर इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। जी, शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार 7 दिन है ये गुस्सा भड़कता जा रहा है और जिस तरह की सख्तियां राष्ट्रपति ट्रंप दिखा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं, इससे गुस्सा खत्म होने के बजाय और बढ़ ही रहा है, प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे यूरोप के किस देश में फिर से खुले रेस्टोरेंट। और लॉकडाउन से कैसे पस्त हुआ चाय उद्योग। बीबीसी दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और अब जान लेते हैं दुनिया भर में क्या है कोरोना का हाल। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद 62,99,000 के पार हो गई है। वहीं कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में 3,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर मौजूद है रूस, जो अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश में जुटा है। रूस के प्रधानमंत्री के मुताबिक उनके देश ने $70 अरब का राहत प्लान तैयार किया है। संघर्ष में घिरे यमन को कोरोना संकट से उबारने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए अरबों डॉलर जुटाने की कोशिश हो रही है। संयुक्त राष्ट्र को इसके जरिए $2.4 अरब जुटाने की उम्मीद है। यूरोपीय देश फ्रांस में मार्च से बंद बार और रेस्तरां अब फिर से खुल गए हैं। हालांकि नई उम्मीदों के बीच ये चिंता भी है कि ग्राहक आएंगे या नहीं। और इधर भारत, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर हुआ है। पिछले 2 महीने में देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। देश में लाखों लोगों को रोजगार देने वाले चाय उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। चाय बागानों से लेकर आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की तस्वीर खींचती असम से दिलीप शर्मा के साथ बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य की रिपोर्ट। चाय उद्योग 3 सप्ताह ठप रहने के बाद फिर हरकत में आया है। देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से उत्पादन पूरी तरह बंद था, पर अब बागानों में औरतें फिर काम करने निकली हैं। भारत के करीब 50 करोड़ कामकाजी लोगों में 10 लाख से ज्यादा चाय उद्योग में काम करते हैं। असम के बागान तो खुल गए हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग के कायदों की वजह से कुछ राज्यों में सब लोग काम पर नहीं लौट पाए हैं। दोहरी नागवंशी ने अपनी सारी जिंदगी चाय के साथ बिताई है। बागान का काम उन्हें उनकी बहन ने 40 साल पहले दिया था। हम एक चाय बागान में ही रहते हैं। ये नौकरी चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर अपनी जमीन होती तो खेती कर लेते। चाय बागान का काम चला गया तो हम क्या खाएंगे? दोहरी के बागान के मालिक विजय सिंह अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पहली फसल खोने के बाद वो अब दूसरी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, पर उन्हें डर है पूरे चाय उद्योग के भविष्य का। We have suffered due to disruption in logistics, disruption in हमें लॉजिस्टिक्स, सैंपलिंग और वेयरहाउस के काम में अचानक आई रोक से बहुत नुकसान हुआ है। सीजन की शुरुआत में चाय का उत्पादन हुआ, पर वो 3 हफ्ते तक फैक्ट्री में ही बंद पड़ा रहा। हम उसे कहीं पहुंचा नहीं पाए, जिस वजह से हमें पैसे की तंगी हो गई है। पश्चिमी भारत में अब भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। देश के सभी हिस्सों में चाय बागानों पर असर पड़ा है। अनुमान है कि चाय उद्योग को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ और दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज चाय की चुस्की का मजा लेते हैं, लेकिन भारत में 2 महीने चले लॉकडाउन की वजह से रोजगार और बचत तक गंवा चुके कुछ लोगों के लिए चाय का ये सस्ता कप खरीदना भी मुश्किल हो सकता है। भारत की धीमी होती अर्थव्यवस्था का असर चाय उत्पादकों और बागान में काम करने वालों पर ही नहीं, सबकी जिंदगी पर पड़ा है। भारत का आर्थिक भविष्य निश्चित नहीं है, पर कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल देश की अर्थव्यवस्था में करीब 4% की गिरावट आ सकती है, यानी 11,000 करोड़ रुपए का घाटा। पूरे साल के सरकार के खर्च के 1/4 से थोड़ा ज्यादा। और दबाव बढ़ रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर पिछले 2 महीनों में देश की पहले से ही ऊंची बेरोजगारी दर तिगुनी हो गई है। 125 करोड़ की आबादी में जिनके पास इस वक्त सबसे कम है, वो ही सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करेंगे। असम से दिलीप शर्मा के साथ दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली। तो सिर्फ चाय की मिठासी कम नहीं हुई है, ऑटो से लेकर रिटेल सेक्टर तक कई जगहों पर असर पड़ा है और 12 करोड़ लोगों की नौकरियां भारत में अभी तक चली गई हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की चेतावनी भी आई है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा, जिनमें से भारत भी एक हो सकता है। और ब्रेक के बाद देखिए पाकिस्तान के कई राज्यों में कैसे मुसीबत बनी टिड्डियां। साथ ही दिखाएंगे कैसे थाईलैंड में लौट रही है रौनक। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पिछले कुछ दिनों में टिड्डियों का खौफ काफी बढ़ गया है। इस साल भारत में टिड्डी दल का पहला हमला राजस्थान के गंगानगर में 11 अप्रैल को हुआ। अब पाकिस्तान भी इनका कहर झेल रहा है। एक टिड्डी दल ईरान होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अब वहां पर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे महसूस हो रहा था कि इस तरफ से कोई आंधी आ रही है, मतलब है कि 8 बजे सूरज निकल आता है तो रोशनी भी कम हो गई थी, वो इतनी तादाद में थी। उसकी लंबाई जो है वो 6 किलोमीटर तो लाजमी थी। ये कपास के पौधे को उसने बिल्कुल, उसने ये देखें आप, ये उसने सफाया कर दिया और उसने 20 से 25 मिनट में जो है वो इसको ख़त्म कर दिया। और ये यकीन करें, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमारे जिस्म का हिस्सा जो है वो काटा जा रहा है। ये जो स्वाम है, जहाँ जहाँ ये सेटल हुए हैं, ख़ास तौर पे जो काटन नई हमने काश्त की थी, मुल्तान डिवीजन में कोई 2-2.5 हज़ार एकड़ के करीब जो है ना वो सीडलिंग स्टेज पे थी, काटन यानी उग रही थी, छोटी थी, इनिशियल स्टेज पे थी, उसे नुकसान पहुँचाया है। 3.5 लाख एकड़ के करीब जो है वो पंजाब में स्प्रे किया जा चुका है। चोलिस्तान में कर्टेल करने के लिए, रोकने के लिए DPP ने 3 जहाज़ पंजाब गवर्नमेंट को दिए हैं। वो 3 जहाज़ों से वहाँ पे एरियल ऑपरेशन होगा। शिद्दत से इसके स्वाम बड़े बड़े आना शुरू हो गए। तो क्राफ्ट एरिया में आपको पता है कि एरियल ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन पाक आर्मी कमिटेड है कि हम क्राफ्ट एरिया में भी हेली के साथ जो है ना वो ऑपरेशन करेंगे। और लगभग 2 महीने से ज्यादा तक दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन रहा। थाईलैंड भी उनमें से एक था। लेकिन अब थाईलैंड में धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा है। वहां पर रेस्टोरेंट से लेकर घूमने फिरने की जगहें तक खुलने लगी हैं और अब वहां पर घूमने के लिए ज्यादा तादाद में लोग भी बाहर आ रहे हैं। घरों में बंद रहे लोगों को घूमने का मौका मिला है तो वो पारंपरिक कपड़े पहनकर सज धज कर घूमने आ रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो रौनक धीरे धीरे थाईलैंड में कुछ इस तरह से परंपरागत तौर से लौटने लगी है। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं @BBC सारिका पर। तो BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही।